दो बैलों की कथा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है और स्टोरी व्यूअर द्वारा प्रकाशित है। दो बैलों की कहानी एक लोकप्रिय कहानी है जो अक्सर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में लगभग सभी में शामिल होती है। उन्होंने ये कहानी शायद 1931 में लिखी थी। इस पर आधारित फिल्म हीरा पर्ल को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। जूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों परछाई जाति के थे, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते। दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या पास पास बैठे हुए एक दूसरे के मुख भाषा विचार विनिमय किया करते। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे के चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग से मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठ होते हुए भी धोल धप्पा होने लगा। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, फिर भी ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दी जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा बोझ मेरी भी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। कौन जाने पर जूरी के साले गए को घर गोई ले जाने के दांते तले पसीना आ गया। पीछे से हाँकते तो दोनों बाएं दाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे झुकाते और खुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। दोनों बैल ऐसे मन की इच्छा थी कि हम ऐसे पूछते। किससे? जूरी के साले से। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो काम के ले आते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाना चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों भेज दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नींद में लगाए गए तो एक भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझा रखा था, वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, बेगाने से लोग लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर लगाकर मारकर पेगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल दिए। पेगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है। मैं इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विमोद प्रिय स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम लिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जिस टाइम जूरी के पास उसके बैल पहुंचे थे, हर घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूत न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं
इसका प्रतिपाद करने का किसी का साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसी नमक हराम बैल है, एक दिन वहां काम ने किया, भाग खड़े हुए। जूरी ने अपने बैलों को यह आपेच न सुन सका। नमक हराम क्यों, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करती। स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम तो इस बैलों को खिलाना जानते हो, तभी पिला पिला कर रखते हो। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए वे तुम लोग जैसे बुद्धुओं की तरह बैल सहलाते नहीं, खिलाते नहीं, रगड़कर जोतते भी हो। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले यहाँ से। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, मंजूरी कड़ी ताकीद की हो गई। बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं। आस भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देती बे। मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुराकर डाला। जूरी ने कहा, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं के साथ कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उन दोनों ने मोटी रस्सियों से बांधकर कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोस्त दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छटी से भी न छूता था। उसकी टिटार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ पड़ी, बहुत बुरी पिटाई पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो ही थी, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें न उठाई। दोनों ने दूसरे दिन गया ने बैलों ने हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे गांव ने उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बजाए तो मोती गुस्सा आ गया और काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरे ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी ना, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म दिया है तो मार तो खाएंगे ही, कहाँ बचेंगे। ऐसा कहा दूसरे बैल ने। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा। दोनों के हाथों में लाठियां और मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारोगे तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जीत का यह धर्म नहीं है। मोती दिन में ऐठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि इसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया। उसके सहायक समझ गए कि वक्त टाल जाना ही भला सहमति हो। आज दोनों के सामने फिर वही भूसा सूखा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस छोटी सी लड़की 2 रोटियां निकाल के लाई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे आत्मीय प्रेम हो गया। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को धान पर बांधी जाते। रात को वही लड़की उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों के दोनों आपस में बहुत प्रेम करते। दोनों रस्सी की तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जा रहा हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों को उठाकर फेंक दूंगा।
लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमारी रोटी खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर की मालकिन है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात है, सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं दे दोगे, तो आओ आज रस्सी तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटे कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों ने रस्सी चबानी शुरू कर दी। साहस घर का द्वार खुला था और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर हाथ चाटने लगे। दोनों की मूछें खड़ी हो गई। उसने अपने माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गवार खोल दी, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पे संदेह करेंगे। साहस बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भाग जा रहे हैं। ओहो दादा, दादा! दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा! दोनों भाग, जल्दी आओ, दौड़ो! क्या हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। फिर दोनों भागे गए ने पीछे किया। वे और तेज भाग गए, शोर मचाया, फिर भी गांव के कुछ आदमियों ने साथ लेंगे लौटे। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, इसलिए दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों को एक खेत किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता, ये राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म दे छोड़ देते, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहा। हीरा ने मोती से कहा कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है, बार बार। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों डकार ली, फिर सींग मिलाए एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिए, यहाँ तक कि खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आ गया। संभल कर उठो! मोती ने भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेत में झगड़ा हुआ चलता तो किनारे हट गया। अरे यह क्या? कोई सांड डोकता चला रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बस्ती नजर नहीं आ रही थी, इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितने भयंकर सूरत है! मोती ने मूक भाषा में पूछा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित होकर सुर में कहा। अपने घमंड में फूला हुआ आरजू विनती से न सुनेगा ये। भागो! भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मारे जाएंगे। बंदा तो 9-2-11 होता और जो दौड़ियो। फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें तो आगे रेंगते हुए तुम पीछे हटना, मैं रोन दूंगा। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। जो ही और झपटे तुम बगल के उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर सांड की शत्रुता भूलकर उससे लड़ने का तजुर्बा न था किसी से भी। वह एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ज्यों हीरा पटकता, मोती पीछे से दौड़ाया। सांड की तरफ मुड़ा तो हीरा ने रौंदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों गिरा दूं, पर ये उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते हुए एक बार सांड झल्लाकर हीरा के अंत तक कर देना चला। मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग फूंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे हटा। हीरा ने दूसरा पहलू से सींग चुभा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग गया। दोनों मित्र एक दूसरे को पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेहद होकर गिर पड़ा। हम दोनों उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरी जी चाहता है कि बचा कर मार ही डालूं।
हीरा तिरस्कार किया। गिरे हुए बेरी को सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बेरी का ऐसा करना फिर न उठे। अब घर पहुंच के सोचेंगे। सामने मटर का खेत ही है। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था पर उसने एक न सुने। अभी तो 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े। दोनों मित्र घेर लिए। हीरा तो मेड़ पर निकल गया। मोती सोचे कि खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका न पकड़ लिया। हीरा ने देखा सगी संकट में है, लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी होश में बंद कर दिए। दोनों मित्र का जीवन में पहली बार सबकी पड़ा। सारा दिन बीत गया, खाने को तिनका भी नहीं मिला। समझ में न आया था कि क्या करें। कैसा स्वामी है, इसमें तो गया, फिर क्या होगा। समस्या विकट थी उन दोनों के मित्रों के सामने। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे, खड़े न हो पा रहे थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टपटकी लगाए रहते, पर कोई चार डालने आता। न तो दीवारों से नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू करी। इससे क्या तृप्ति होगी। रात को जब भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह ज्वाला धड़क उठी। मोती ने कहा, अब नहीं रह जाता। मोती ने सिर लटकाया और जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता कि प्राण निकल रहे हैं तो इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी भूत पर अकड़ते हैं। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत में था। उनकी निकोली सींग दीवार में गड़ा दी और जोर से मारा। मिट्टी का एक चिपट निकल गया। फिर तो उनका साहस बढ़ गया। दो जोड़कर दीवार पे चोटें मारी। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालते गए। उसी समय काजी होश की चौकीदार लांटन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उद्दंड देखकर उसने कई डंडे रस्सी दिए, मोटी सी रस्सी बांध दी। मोती के पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला। अपने बूते भर जोर लगा लगा के ऐसा जो मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए। जोर से मारते ही जाऊंगा, चाहे कितना भी बंधन पड़ जाए, जान से चाहे हाथ धोना क्यों न पड़ जाए। कुछ परवाह नहीं, ये तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती, कितनी जानें बच गई। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह जान नहीं। 2-4 दिन ही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो, अच्छा लो फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में सींग मारे। थोड़ी सी मिट्टी गिरी, हिम्मत बढ़ी और फिर से दीवार मारते रहे मानो कोई प्रतिदिन लड़ाई चल रही। आखिर 2 घंटे जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति लगाकर धक्का मारा, आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। तीनों गाड़ियों चटपट भागे निकले। फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंस भी खसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों की त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं भी पकड़ लिए जाएं तो क्या होगा हमारा, जो हमें पकड़ लिया जाएगा तो। गधे की ये वार्ता सुनकर, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम कहीं पड़े रहेंगे। आधी रात हो गई है। अब आगे दोनों गधे तक खड़े सोच रहे थे कि भागे ना भागे। मोती मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ है। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कभी भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी मत समझो हीरा। हम तुम दोनों इतने दिन एक साथ रहे, आज भी एक साथ ही बत्ती पर पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मारे पड़ जाए तो कोई चिंता नहीं। इतना तो होगा कि 9-10 प्राणियों की जान बच जाएगी। सबका आशीर्वाद देंगे। यह कहते ही मोती ने दोनों गधों को सींगों में मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला। तब अपने बंधुओं के साथ आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी की चौकीदार कर्मचारियों की कैसी खलबली मची।
इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तरण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दी जाता था, यही उनका आधार था। दोनों दुर्बल हो गए कि उठा नहीं जाता, ठठेरे निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। अब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा। साहस एक दृढ़ आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया। दोनों मित्र के कुल्लों में उंगली गोंदकर मुंशी जी से बात करने लगे। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों से दिल कांप उठे। वह कौन है, क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा गप्पा के घर से नाहक भागे होते तो अब जान न बचेगी। मोती ने ऐसरात से भाव से उत्तर दिया, भगवान सबके ऊपर दया करो, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना अब दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिनों के उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में बचाया था, क्या अब जान बच पाएगी। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाए। नीलाम हो जाने के बाद दोनों में दढ़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों के एक रेवड़े हरे भरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकनी चप्पल कोई उछलता तो कोई आनंद में बैठा फागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। चिंता नहीं, उनके 2 भाई बंदी के हाथ के पड़ गए, दुखी हो रहे हैं। साहस दोनों को एक मालूम हुआ परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया था, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगा। प्रशिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं में हम पर पूर चलाने आए करते थे। यही कुआं है। दोनों बहुत खुश हो रहे। उनकी चाल आगे बढ़ती गई। फटाफट खुशी के मारे बहुत खुश हो रहे थे। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, मैं इसे मार गिराऊंगा। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा धान है। दोनों दौड़कर अपने धान पर आ खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़कर चला आया। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाना लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। तुम्हारे बैल कैसे? मैं तो मवेशी खाने से नीलामी में लाया हूँ। मैं समझता हूँ चुरा लिए जाते हैं, चुपके से ले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार खड़े हैं। दढ़ियाल छल्लाकर बैलों जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछे किया। दढ़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकाल जाने पर रुका। वह खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, हंस रहे थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि
कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार ना दो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे छोड़ता नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। आएगा तो खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाएगा हमें, जो गोली मरवा देगा चाहे। मर जाऊंगा पर उसके साथ नहीं जाऊंगा। हमारी जान का कोई नहीं समझेगा, इसलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर न ना दो। खली भूसा चोकर और दाना भर ले गया। दोनों मित्रों ने खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, उनसे लिपट गया। जूरी ने पत्नी भी भीतर दौड़ी आई, उसने आकर दोनों बैल के माथे चूम लिए। दोनों बड़ी प्यार से दोनों को सहने लगे, क्योंकि उनके प्यारे प्यारे हीरे मोती बैल वापस लौट आए थे।